दोनों चलेगा। एक काम करते हैं, सुनो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद फिर पेपर डिस्कशन करा दूंगा मैं, है ना। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, है ना, क्योंकि फिर क्या है कि सिलेबस लैग कर जाएगा अपना। अच्छा, जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, चलो वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, और क्या कर सकते हैं। अभी 13 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स आर देयर। पहले जब ना, अभी 12 रह गए, 11 रह गए। एक कोई किसी का नेटवर्क इशू हो रहा होगा। पहले क्या है कि जब क्लास है ना मेरी 12 बजे होती थी, 12:30 से होती थी, तब 19-20 की स्ट्रेंथ प्रेजेंट रहती थी। अभी 7-8 बच्चे कम हो गए हैं। खैर बात नहीं, चलो एटलीस्ट ये बताना समझ में तो आ रहा है ना सभी को। लास्ट लेक्चर तक का याद है ना। डिटेल में पढ़ेंगे, देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर तक लास्ट टाइम मैंने बात की थी, और एक डायग्राम बना करके भी दिखाया था मैंने तुम लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, पूर्व ऐसी दिक्कत है क्या? एक काम करना पूर्व, सर से बात करना, समीर सर से बात कर लेना एक बार। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि भाई तुम्हारा अगर नेटवर्क ड्रॉप हो जाएगा ना, या नेटवर्क तुम्हारा कम सही से काम नहीं करेगा, तो वो टेस्ट जो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। मतलब उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ऐप में, जो तुम टेस्ट देते हो, इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है कि अगर तुम विंडो स्विच करोगे ना, तुम अगर विंडोज भी स्विच कर, अगर तुम ऐप स्विच करते हो ना, तो भी वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। क्योंकि भाई क्या होगा कि भाई एक साइड तुम गूगल खोल लो, और एक साइड तुम पेपर देते रहो, और उसको स्विच कर करके गूगल पे आंसर ढूंढते रहो, तो ये भी तो पॉसिबल है। इसलिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका नेटवर्क जरा भी फ्लक्चुएट होगा, या फिर आप जरा भी स्विच करने की कोशिश करोगे एप्स को फोन में, तो वो जो है पेपर सबमिट हो जाएगा। अपूर दोबारा करके देख लेना, हो सकता है सर बिजी होंगे, है ना। देख संडे को हर एक कोई बिजी रहता है, और ऑलमोस्ट मंडे को भी हर एक कोई बिजी, मतलब संडे को देखो सबका पर्सनल टाइम होता है। 6 दिन भाई यहाँ पे करने के बाद संडे को सभी का अपना पर्सनल टाइम होता है, सब चाहते हैं कि उनको पर्सनल स्पेस मिले थोड़ा सा। हाँ, कॉल आए तो अभी सबमिट हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। कॉल आएगी तो अभी सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं तुमको एक बेटर आइडिया देता हूँ कि भाई जो एक फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके दूसरे फोन में टेस्ट दिया करो, और दूसरे फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दो, या फिर उसका नेटवर्क बंद कर दो। उसमें हॉटस्पॉट, मतलब उसमें वाईफाई ऑन करो, और किसी दूसरे दूसरे फोन का हॉटस्पॉट करके फिर उसमें टेस्ट दो। इस तरीके से कर सकते हो तुम, क्योंकि जिस फोन में तुम टेस्ट दे रहे हो उस फोन पे अगर कॉल भी आएगा ना, तो भी वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो फिर कंप्यूटर से दो टेस्ट। ठीक है, देखो पॉसिबल चीज यही है कि एक एक फोन का हॉटस्पॉट ले लो, दूसरे फोन का नेटवर्क बंद कर दो, पहले फोन के हॉटस्पॉट से दूसरा फोन कनेक्ट कर लो वाईफाई चला करके, और उसमें आराम से टेस्ट देते रहो, तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखें अपन, आगे बढ़ते हैं। ये अपन बात कर रहे थे थोरेसिक चैम्बर की बात कर रहे थे। देखो मैंने तुमको एक डायग्राम बना करके बताया था, मैंने दिखाया तुमको डायग्राम एक, तो वो ही डायग्राम है ये थोरेसिक चैम्बर का, कि भाई यहाँ से काट दिया तो अपने को क्या क्या दिख रहा है उसमें, है ना। वो चीज मैंने बताई थी। तो अभी थोरेसिक चैम्बर, ये एक थोरेसिक चैम्बर है अपना, ये पूरा क्या है अपना, थोरेसिक चैम्बर है ये। ठीक है, ये थोरेसिक चैम्बर किस किस से बना हुआ है? स्टर्नम से। ये जो अपनी बोन होती है, देखो यहाँ पे बीच में टच करोगे तो तुमको एक बोन फील होगी। ठीक है, यहाँ से लेकर और बीच में यहाँ तक टच करोगे, इधर तक जाओगे, यहाँ गड्ढा सा है, उधर तक जाओगे, वहां तुमको एक बोन फील होगी। उस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। अच्छा, रिब्स जो होती हैं हमारी 12 पेयर रिब्स होती हैं। ठीक है, सारी तो नहीं लेकिन बहुत सारी रिब्स जो है आगे की तरफ तो अपने स्टर्नम से कनेक्टेड है। ये देखो कनेक्टेड है, दिख रही है ये रिब्स, जो आगे की तरफ तो स्टर्नम से कनेक्टेड है कनेक्टेड, आगे की तरफ तो स्टर्नम से कनेक्टेड है। और पीछे की तरफ किससे कनेक्टेड है भाई? पीछे की तरफ किससे कनेक्टेड है? अपनी थोरेसिक वर्टिब्री से, जस्ट पीछे। इसको अगर अपन यू 180 डिग्री घुमा देंगे तो पीछे की तरफ अपनी बैकबोन है। बैकबोन का जो थोरेसिक पार्ट है, उस थोरेसिक पार्ट से
ये स्टर्नम का थोरेसिक पार्ट कहाँ से शुरू होगा भाई, इसके जस्ट पीछे, यहाँ पे अपना जो है विंड पाइप बाइफरकेट होता है, मैंने बताया था T5 लेवल पे बाइफरकेट होता है विंड पाइप, याद है या नहीं है? से यस और नो, जल्दी बोलो सभी लोग, से यस और नो। T5 लेवल पे अपना विंड पाइप बाइफरकेट होता है ब्रोंक्यूल्स में, है ना? हाँ, तो वो जो T5 है वो क्या थोरेसिक 5 वर्टिब्री है, तो वहीं से क्या होता है कि भाई वहीं थोरेसिक वर्टिब्री से अपनी जो है रिब्स पीछे की तरफ कनेक्टेड रहती हैं, ये जो अपनी रिब्स है ना थोरेसिक वर्टिब्री से पीछे की तरफ कनेक्टेड रहती है, आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड है और पीछे की तरफ देखो गोल गोल घूम के जा रही है ना, पीछे की तरफ अपनी बैकबोन पे, बैकबोन के थोरेसिक पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है? ये देखो ये दिखाई हुई है इसमें, ये बैकबोन है। इसके बाद नीचे की तरफ होता है इसमें डायफ्राम, ठीक? डायफ्राम क्या है भाई, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि अपनी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है और थोरेसिक कैविटी को क्या करता है, एयर टाइट बना देता है। समझ में आया? इसके अलावा और क्या होता है, देखो दो तरीके की मसल्स और होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इंटरकोस्टल देखो रिब्स के लिए टर्म यूज किया जाता है कोस्टल, यहां लिख देता हूं, रिब्स के लिए टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोस्टल, ठीक है? कोस्टल टर्म यूज किया जाता है। अब रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, ये दो रिब्स दिख रही हैं, इन दो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है? उन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अच्छा, दो तरीके की होती है इंटरकोस्टल मसल्स, एक तो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती हैं भाई, देखो इस डायग्राम को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, अंदर की तरफ मतलब जहां से रिब जो है डाइव से अटैच हो रही है, स्टर्नम से अटैच हो रही है, या अंदर की तरफ ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को देखो लाइट पिंक कलर की दिख रही होंगी, इन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अंदर की तरफ है भाई, अंदर की तरफ है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, ये अंदर की साइड हो गई अपनी, और ये क्या हो गई बाहर की साइड, ये वाली साइड क्या हो गई बाहर की साइड, और ये क्या हो गई अंदर की साइड, ये हो गई बाहर की साइड। तो ये तो हो गई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और ये हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझ रहे हो बात को? ये क्या हो गई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये सब क्या है, ये 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 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? अब यहाँ पर अगर इस चीज को देखोगे, देखो इसको जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, तो बाहर की तरफ ये तो रही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और अंदर की तरफ क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है? रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। दो तरीके की होती हैं ये, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो जल्दी से फटाफट से। अंदर की तरफ, इनर मोस्ट मतलब अंदर की तरफ अपने ये जो है ना अपना स्टर्नम, उसकी तरफ, स्टर्नम वाली साइड। जय समझ में आया? क्लियर है ये चीज सभी को? आगे देखो ये समझना जरूरी है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जब मैं बोलूंगा कि भाई इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए, तो वो चीजें तुमको तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, ये फोटो आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ये डायग्राम आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? स्टर्नम का डायग्राम और ये पूरा रिब केज का डायग्राम। अच्छा, ये जो अपना ये पूरा जो रिब्स होती है, सारी रिब्स को मिला करके अपन रिब केज भी बोलते हैं, रिब केज भी बोलते हैं इसको। देखो एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पिंजरे में क्या है, अपना पूरा का पूरा अपने लंग्स और अपनी पूरी थोरेसिक कैविटी इसके अंदर बंद है। समझ रहे हो बात को? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिब केज भी बोलते हैं इसको। किस किस से मिलकर के बनता है ये रिब केज, स्टर्नम, रिब्स, बैकबोन और डायफ्राम से मिलकर के पूरा का पूरा रिब केज बनता है। ये पूरा का पूरा इस रिब केज के अंदर क्या है भाई, अपना अपना थोरेसिक चैम्बर है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखें। देखो आगे बात करते हैं, जो अपनी थोरेसिक कैविटी होती है या जो चेस्ट कैविटी होती है, इट इज अ चैम्बर ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट स्पेशली वर्टिब्रेट का चैम्बर है जो कि थोरेसिक वॉल से प्रोटेक्टेड रहती है, प्रोटेक्टेड बाई थोरेसिक वॉल। अच्छा, थोरेसिक वॉल में क्या क्या है, रिब केज, एसोसिएटेड स्किन, मसल्स एंड फेसिकल एंड फेशिया, ठीक है? रिब केज, रिब केज तुमने पढ़ा भाई, जो रिब्स बना रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रिब केज बोल रहे हैं। एसोसिएटेड स्किन, उससे जो स्किन चिपकी हुई रहती है वो रहती है। मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, फेशिया मतलब बोन्स, ठीक है? जो स्टर्नम बोन है अपनी, वो
और जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम में जो अटैच है थोरेसिक वर्टिब्री जो अपनी अटैच है वो, ठीक है, वो सारी चीजें मिलकर के क्या बना रही है, अपना थोरेसिक चैम्बर बना रही है। क्लियर है? अच्छा, जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है अपनी थोरेसिक कैविटी का उसको अपन मीडियास्टिनम बोलते हैं। मीडियास्टिनम याद है या नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से, बताया था मैंने मीडियास्टिनम। दोनों लंग्स के बीच में जो जगह है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड था? बताओ जल्दी से, मीडियास्टिनम में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड था? आंसर दो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आस्था किधर गई बेटा? आंसर दे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मीडियास्टिनम नहीं है, मीडियास्टिनम है। मीडियास्टिनम में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है आदिति? आई एम आस्किंग कि मीडियास्टिनम में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है? बाकी के लोग कहाँ गए यार? बाकी के लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं भाई। भाई जयेश, अभिषेक, वैभव, तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई? हाँ, एग्जैक्टली, हार्ट सिचुएटेड। हार्ट सिचुएटेड होता है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ट सिचुएटेड होता है। चलो आगे बात, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रेस्पॉन्स देते रहो, नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि भाई तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रेस्पॉन्स देते रहो, ठीक है? यस नो तो करते रहो भाई। अपने साथ बच्चे बहुत कम कनेक्टेड हैं, 10 ही बच्चे हैं अभी। जब शुरू किया था तब 12 थे। हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से कुछ लोग चले गए हो। चलो आगे बात करते हैं। सेंट्रल कंपोनेंट जो थोरेसिक कैविटी का जो होता है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। अच्छा, थोरेसिक चैम्बर अपना किस किस चीज से बना हुआ है? देखो थोरेसिक चैम्बर, डोर्सल सरफेस क्या होती है? ये पीछे वाली जो सरफेस है अपनी बैकबोन की साइड जो सरफेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? डोर्सल सरफेस। और ये जो फ्रंट वाली साइड है अपने फेस वाली जो साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस। तो अपन बात कर रहे हैं थोरेसिक चैम्बर अपना किस किस से बना है। डोर्सल सरफेस पे ये किस किस से बना है भाई? वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल सरफेस पे ये किस किस से बना है भाई? स्टर्नम से। और लेटरली किससे बना है? लेटरल मतलब साइड में, ये साइड जो है अपनी लेटरल ये जो साइड है अपनी लेटरली किससे बना हुआ है? ये रिब्स से बना हुआ है। और लोअर साइड में इसमें क्या है भाई? डायफ्राम है। तो ये चार चीजों से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना थोरेसिक चैम्बर किस किस से, ये क्वेश्चन आता है थोरेसिक चैम्बर किस किस से बना होता है? कि भाई वेंट्रली तो वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली रिब्स से, और डाउनवर्ड डायफ्राम से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, लास्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है भाई, थोरेसिक चैम्बर हमारा एयर टाइट होता है। अगर थोरेसिक चैम्बर में से एयर लीक करेगी तो आवर लंग्स गेट कोलैप्स्ड एंड वी विल डाई इमीडिएटली। समझ रहे हो? लंग्स के अंदर सब कुछ, ट्रैकिया, ट्रैकियोल, एल्वियोलाई वगैरह सब डैमेज हो जाएंगे कोलैप्स होकर के। यस, वी विल डाई। ओके, जयेश के अलावा किसी बच्चे का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा? सारे लोग सो रहे हैं क्या? आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अदिति का भी चलो रिप्लाई आ गया, अदिति और जयेश, अभिषेक का भी आ गया। बाकी आस्था कहाँ है? आस्था नहीं है क्या? आस्था किधर गई? वेयर इज आस्था? लगता है उसका नेट क्रैश हो गया। बच्चे बहुत कम आए हैं, ऐसे मजा नहीं आता फिर। चलो आगे देखते हैं। मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ाऊंगा, देखो भाई, है ना? लेक्चर्स लिमिटेड मिलते हैं भाई, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं अपन, ठीक है? अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं भाई? एक तो होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन तुम लोग जानते हो, ब्रीदिंग इन,
एक्सपायरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग आउट। इंस्पिरेशन को हम और क्या बोलते हैं भाई? इनहेलेशन। इंस्पिरेशन को अपन और क्या बोलते हैं भाई? इनहेलेशन। और एक्सपिरेशन को अपन और क्या बोलते हैं भाई? एक्सहेलेशन। ठीक है। अच्छा, ये ब्रीदिंग जो है वाइटल प्रोसेस है। क्यों? कि भाई ब्रीदिंग के थ्रू ही अपन जो है ऑक्सीजन सप्लाई अपने टिश्यू तक होती है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है? अपने लंग्स में, और उसके बाद उसको बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वाइटल चीज है, वाइटल थिंग है, वाइटल प्रोसेस है अपनी बॉडी के लिए। अगर ब्रीदिंग रुक गई तो हम मर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन जो होता है, इनहेलेशन जो होता है, वो एक्टिव कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होता है। मसल्स में अपने जो भी एसोसिएटेड मसल्स हैं, थोरैसिक चैम्बर से जो भी एसोसिएटेड मसल्स हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इंस्पिरेशन होगा। बात समझ पा रहे हो? जो भी अपने मसल्स एसोसिएटेड हैं थोरैसिक चैम्बर से, चाहे वो इंटरकोस्टल मसल्स हो, चाहे वो डायफ्राम के मसल्स हो, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इनहेलेशन होता है। ठीक है। जबकि एक्सपायरेशन क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब उसमें एनर्जी लगती है। जब अपन इंस्पायर करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है। ठीक है। लेकिन एक्सपायर करने में एनर्जी नहीं लगती है। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रोसेस है ना। उसमें अपने को एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है ना। करके देख लो। एनर्जी अंदर होल्ड करने के लिए, सॉरी, ब्रीथ को अंदर होल्ड रखने के लिए अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्रीथ को छोड़ने के लिए अपने को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रीथ आउट तो अपने आप चलता है अपना। देखो, करके देखो। इन ब्रीथ इन करो, होल्ड करो, है ना। होल्ड करने में एनर्जी लग रही है। तुम ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हो। कर सकते हो क्या अपनी ब्रीथ को हमेशा के लिए होल्ड? से यस और नो, बोलो जल्दी से। नहीं कर सकते ना। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको, ब्रीथ को होल्ड करने में एनर्जी लगती है भाई, और अपन केवल एक ही चीज में एनर्जी नहीं लगा सकते। ठीक है। ब्रीथ आउट अपने आप हो जाता है भाई। ब्रीथ आउट करने में कोई एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि वो पैसिव प्रोसेस है। समझ में आया? बात समझ में आई या नहीं आई? सभी बच्चे बोलो। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सपायरेशन जो है, या फिर अपन बोले एक्सलेशन जो है, वो क्या है? पैसिव प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस कब है ये? जैसे मैंने ब्रीद इन किया, फिर ब्रीद आउट कर दिया, आराम से अपने आप हो गया। लेकिन जैसे सपोज मैं प्राणायाम कर रहा हूं, मैं कपाल भाती प्राणायाम कर रहा हूं, ऐसे करके कपाल भाती प्राणायाम कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहा हूं। फोर्सफुल एक्सपायर, जबरदस्ती, मतलब मेरी बहुत ज्यादा हवा जितनी मैंने ली है उससे ज्यादा एयर में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जब मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने लग जाऊंगा, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब नॉर्मली ब्रीद आउट हो गया, उसके बाद भी मैं और ज्यादा ब्रीद आउट करूं। जैसे ब्रीद आउट हो चुका है, उसके बाद मैं और ब्रीद आउट करूं ऐसे, तो उस ब्रीद आउट को क्या बोलेंगे अपन? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जब तक अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे, तब तक वो पैसिव एक्सपायरेशन। बात समझ में आई? तब तक वो क्या है भाई? पैसिव एक्सपायरेशन। अच्छा, ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों ही होता है, जिसकी वजह से अपनी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम ज्यादा होता है ना। ब्रीदिंग के टाइम क्या होगा भाई? ब्रीदिंग क्या है? दो चीजों से मिलकर के बनी है भाई, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो जब अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मसल्स के जो शेप में चेंज हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी रिलैक्स हो रहे हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, मसल्स के ओरिएंटेशन में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? अपने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहने का मतलब ये है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। प्रेशर या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना। कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब वॉल्यूम बढ़ता है, कब वॉल्यूम कम होता है, वो अपन आगे देखेंगे। अच्छा, थोरैसिक कैविटी में अपने लंग्स पड़े हुए हैं, है ना। तो अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा।
कहने का मतलब ये है, सपोज ये एक चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है ये, इसके अंदर अपने लंग्स पड़े हुए हैं। लंग्स कैसा टिश्यू है भाई, सपोज ये अपना एक लंग है, ये लंग पड़ा हुआ है। लंग कैसा टिश्यू है भाई, स्पंजी टिश्यू है, स्पंज जैसा होता है। तो अगर इसमें हवा जाएगी तो इस स्पंज में भी हवा जाएगी भाई। थोरेसिक चैम्बर के अंदर हवा जाएगी तो इस स्पंज में भी हवा जाएगी। थोरेसिक चैम्बर बड़ा होगा तो ये लंग्स भी फूल करके बड़े हो जाएंगे। बोलो, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, प्रेशर के लिए काम करता है बॉयल्स लॉ। फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते होगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बारे में सुना है? बताओ जल्दी से, बॉयल्स लॉ के बारे में सुना है किसी ने? व्हाट इज बॉयल्स लॉ? शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी फिजिक्स वाले सर तुमको पढ़ाएंगे। जो भी सर तुम्हें फिजिक्स पढ़ाते हैं वो तुम्हें पढ़ाएंगे, है ना। बॉयल्स लॉ होता है भाई, गैस गैस के लॉज होते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तुमने सुना होगा। तो अपन बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये बॉयल्स लॉ का कहना है। कहने का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास फॉर्म नहीं है अभी, हाँ ये है ना, देखो ये मेरा पिलो है, ये किसका बना हुआ है, फॉर्म का बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊं तो इसमें से सारी हवा बाहर निकल गई और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। अगर मैं इस पे से प्रेशर हटाऊं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना। अगर मैंने इस पे प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। और अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब प्रेशर अगर मैं कम कर दूं, प्रेशर हटा दूं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? बताओ जल्दी से। बॉयल्स लॉ वाली बात समझ में आई कि अगर प्रेशर को बढ़ाया गया तो वॉल्यूम कम, प्रेशर को कम कर दो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ में आई सबको ये बात? ओके, चलो आगे देखते हैं अपन फिर। ये सारी चीजें देखो, अगर ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें समझते चले जाओगे ना, जैसे अपन ने थोरेसिक चैम्बर के बारे में समझा, ठीक है, उसके बाद अपन ये बॉयल्स लॉ समझ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएटली याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। आगे देखो, सॉरी, देखो ये है बॉयल्स लॉ जो मैं तुमको बता रहा था, ठीक है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये मैंने तुम्हें बताया था। और लंग्स में देखो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होता चला जाएगा भाई। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के साथ क्या होगा भाई, प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ इसको, देखो थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ इसको। इरेजर कहाँ है? इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है भाई। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर कम हो रहा है भाई। जब प्रेशर हटाएंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी अभी समझा अपन ने। अच्छा, थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि थोरेसिक कैविटी के साथ ही लंग्स अटैच है भाई। थोरेसिक कैविटी के अंदर ही अपने लंग्स पड़े हुए हैं, तो थोरेसिक कैविटी सिकुड़ रही है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो अंदर लंग्स का भी तो वॉल्यूम कम होगा उसका, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर के साथ क्या हो रहा है भाई, प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम देखो ये शो कर रहा है। अभी देखो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, प्रेशर कम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, या ऐसे समझो, प्रेशर अपन ने, जैसे ये पिस्टन था,
एक एक जार है, ये एक कांच का जार है, उसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। अपन ने पिस्टन को दबाना चालू किया, मतलब उसके ऊपर दबा रहे हैं, मतलब फोर्स डाल रहे हैं, फोर्स डाले मतलब अपन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अपन ने प्रेशर इंक्रीज करना चालू किया तो अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, पास पास आ गए, क्योंकि स्पेस कम होता चला गया, वॉल्यूम कम होता चला गया भाई। तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, देखो ये सारे एयर के मॉलिक्यूल क्या हुए, ये सब पास पास आ गए। फिर इस पिस्टन को अपन ने ऐसे करके ऊपर खींचना चालू किया, देखो इस वाले डायग्राम में इस पिस्टन को अपन ने ऊपर की तरफ खींचना चालू किया, तो अंदर स्पेस बढ़ गया, अंदर स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये क्या हुआ, एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर चले गए। पहले देखो कितने पास पास थे पास पास, अब कितना दूर दूर चले गए, देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया ज्यादा। बॉयल्स लॉ समझ में आया, ये बॉयल्स लॉ का डायग्राम, बॉयल्स लॉ समझ में आया सभी को यहां तक, जल्दी बोलो। ओके चलो फिर आगे देखते हैं प्रोसेस। क्लियर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको क्लियर है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। तो देखो अपना जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कर पढ़ रहे थे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं, क्या क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसकी बात अपन ने की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो है, इनहेलेशन मींस इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन मींस एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई इनहेलेशन कैसे होता है या इंस्पिरेशन कैसे होता है या ब्रीदिंग इन कैसे होती है। ठीक है, इनहेलेशन कैसे हो रहा है या ब्रीदिंग इन कैसे हो रही है, सबसे पहले अपन ये बात कर लें। ठीक है, अच्छा, पहली बात जो ब्रीदिंग होती है उसको अपन वेंटिलेशन बोलते हैं। एक टर्म और याद रखना, वेंटिलेशन। वेंटिलेटर का नाम सुना है, कोरोना पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, क्यों, क्योंकि उनका जो वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब ही होता है ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीथ को ही अपन वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट को ही अपन वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। ठीक है, अच्छा, इंस्पिरेशन वेंटिलेशन का वो फेज है जिसमें एयर अपने लंग्स में एंटर करती है, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग का, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन वेंटिलेशन का वो फेज है जब अपने अंदर लंग्स, अपने लंग्स में एयर एंटर करती है। देखो इनहेल किया मतलब अंदर क्या गई, एयर गई, अपने लंग्स में एयर पहुंची। तो भाई इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी फेज है वेंटिलेशन की जिसमें एयर अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये शुरू कैसे होती है। अच्छा, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन जब भी होगा तो जो भी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं, इंस्पिरेशन से एसोसिएटेड जो भी मसल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी मसल्स। तो इंस्पिरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपना इनहेलेशन या इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपने अंदर इनहेलेशन या इंस्पिरेशन होगा। तो अच्छा, इंस्पिरेटरी मसल्स, इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी हैं, दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं इंस्पिरेटरी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम एक इंस्पिरेटरी मसल्स है भाई, डायफ्राम क्या है भाई, एक इंस्पिरेटरी मसल। तो सबसे पहले अपन रोल ऑफ डायफ्राम डिफाइन करें कि रोल ऑफ डायफ्राम क्या है। जैसे ही अपन ब्रीद इन करते हैं तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम वाली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, मतलब डायफ्राम पहले ऐसे है। ठीक है, जब अपन ब्रीद इन स्टार्ट करेंगे तो डायफ्राम ऐसे होने लग जाएगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गया, पहले रिलैक्स था भाई, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गया। तो जैसे ही अपन इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम में क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, बाद में डायफ्राम फ्लैट होने लग जाता है, ऐसे करके फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, जैसे डायफ्राम यूं पड़ा हुआ है, इंस्पिरेशन करेंगे तो डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऐसे करके पहले यहाँ थे फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा भाई, अपनी जैसे डायफ्राम यूं नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपनी थोरेसिक चैम्बर में स्पेस बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या नहीं होगा, बात समझ पा रहे हो। जैसे ये अपना यहाँ पे अपना डायफ्राम है, देखो मुझे, देखो यहाँ पे अपना डायफ्राम है, मैंने अंदर सांस ली तो क्या हुआ, डायफ्राम पहले ऐसे था, फिर डायफ्राम ऐसे हो गया और ऐसे होकर नीचे आ गया थोड़ा सा, ऐसे होकर के नीचे आ गया थोड़ा सा। तो नीचे आने की वजह से क्या हुआ कि ये ऊपर, जब ये नीचे आएगा तो भाई यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा, इधर स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसमें ज्यादा एयर आ पाएगी, इसमें ज्यादा एयर आ पाएगी भाई।
तो अपनी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आया? हाँ, मोर स्पेस फॉर एयर। देखो किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है? बोलो जल्दी से, मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है? मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है भाई? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि रेस्पॉन्स मुझे कम बच्चों का मिलता है। सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट। ओके, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े अपन फिर। अच्छी बात है, समझ में। अच्छा, अपने नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? एक बात ये और बता दो मुझे, नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? देखो नोट्स बनाते रहना, ये तो मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुम खुद डायग्राम नहीं बनाओगे, खुद इन चीजों को नहीं लिखोगे तो तुमको याद नहीं रहेगा, है ना? ये सब एक दिन रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। जैसे ही अपनी नॉर्मल क्लासेस रिट्रीव होंगी तो ये सारी चीजें रिसाइकिल बिन में चली जाएंगी। अपने को अपना 11th तो देखो ऑनलाइन पढ़कर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है? और मेरी कोशिश ये है कि भाई ऑनलाइन जैसे अपन लाइव क्लासेस जैसे अपन पढ़ रहे हैं अभी, मतलब मेरी लाइव क्लासेस उसी तरीके से मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसी ऑफलाइन क्लासेस मेरी होती है। उल्टा मैं यहाँ पे एक एडवांटेज और ले रहा हूँ कि तुमको प्यारे प्यारे से डायग्राम दिखा देता हूँ, सुंदर सुंदर से डायग्राम और दिखा देता हूँ। भाई नॉर्मल क्लासेस में बोर्ड पे इतने सुंदर डायग्राम नहीं दिखा सकता, उस वक्त तो मुझे बनाने होते हैं भाई, तो वो तो केवल स्केच होते हैं भाई। लेकिन यहाँ जो डायग्राम मैं तुमको दिखाता हूँ, बहुत सारे डायग्राम जो तुमको दिखाता हूँ वो भाई गूगल से उठा करके लाता हूँ, वो डायग्राम अलग अलग जगह से उठा करके वो डायग्राम लाता हूँ, तो वो एकदम बिल्कुल जो रियल में जो डायग्राम रहते हैं उससे रिलेटेड, उससे काफी ज्यादा रिलेटेड, काफी क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, पेपर डिस्कशन करेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये लेक्चर 3:30 बजे तक है, ठीक है? एक बार ये इंस्पिरेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तो आधा घंटा हुआ है अपने को भाई, 35 मिनट हुए अपने लेक्चर को, ठीक है? अच्छा, ये चीज मैं समअप कर दूं एक बार। अगर देखो इंक्रीज इन द, यहाँ पे देखते जाना आगे खाली है, हाँ देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो उससे क्या होगा भाई, उससे क्या फायदा होगा भाई? इट लीड्स टू इट लीड्स टू क्या होगा भाई? सिमिलर इंक्रीज इन द वॉल्यूम लंग्स, लंग्स और पल्मोनरी कैविटी, ठीक है? पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या भाई? प्रेशर कम हो जाएगा, लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम हो जाएगा भाई। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? देखो अब क्या हुआ, देखो लंग्स में प्रेशर कम हो गया, अपनी थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हो गया, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपने अंदर थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या हुआ? कम हो गया। तो भाई एयर कहां से कहां फ्लो होती है?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो बाहर की तरफ प्रेशर हाई है, अंदर की तरफ प्रेशर कम है, तो एयर अंदर की तरफ एंटर हो गई, है ना। डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये सी आएगा यहाँ पे, है ना, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हुआ, बाहर प्रेशर ज्यादा है, मतलब बाहर से हवा को धक्का लगेगा, हवा अंदर की तरफ आ जाएगी, समझ रहे हो, बाहर से हवा को धक्का लगेगा और हवा अंदर की तरफ आ जाएगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है हवा, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। लीड्स टू इनफ्लो ऑफ एयर into the lungs. This is the summary of inspiration. नहीं दोस्त, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम रिलैक्स नहीं होता। तुमको बता दूं, डायफ्राम रिलैक्स इस तरीके से, जब डोम शेप में होता है ना, डायफ्राम रिलैक्स है, देखो नॉर्मली इस तरीके से रिलैक्स होता है, ठीक है। फिर तुम उसको यहाँ से यहाँ प्रेशर डाल करके उसको उठा रहे हो, जबरदस्ती उठा रहे हो, उसकी नॉर्मल शेप ये है ना, वो नॉर्मली इस शेप में ही रहता है, डायफ्राम डोम शेप में रहता है। लेकिन जब तुम उसको जबरदस्ती से उठा रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, फिर वो यहाँ पर बीच में उस पर प्रेशर पड़ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होकर के वो नीचे आएगा, ठीक है जयेश। ये देखो, ये दिमाग ये चीज दिमाग से निकाल देना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है रिलैक्स होगा ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाकर के डायफ्राम फ्लैट होगा, डायफ्राम नीचे आएगा, डायफ्राम नीचे आएगा और अपना जो है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन सांस छोड़ते हैं अपने आप डायफ्राम ऐसे हो जाता है भाई। जो अगर अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सलेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है भाई, तो क्या हो रहा है भाई, वो पैसे प्रोसेस है, अपने आप ही हवा बाहर निकल रही है, अपनी अपने आप ही एयर अपनी एक्सेल हो रही है, ब्रीद आउट हो रही है, तो ब्रीद आउट होने के बाद अपने आप ये नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है। इस चीज में अपने को एनर्जी थोड़ी देनी पड़ रही है, यानी कि अगर इस चीज में अपने को एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है तो ये इसका नॉर्मल शेप है। नॉर्मल शेप है मतलब इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, इसमें अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, इनहेल करते हैं। क्लियर है? और किसी का कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। रोल ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स याद करो कौन सी थी, फटाफट से याद करो, मैं डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो, बाहर की तरफ जो मसल्स हैं उन्हीं को हमने बोला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। बाहर की साइड जो मसल्स हैं, मतलब इधर की तरफ जो मसल्स हैं, स्टर्नम की तरफ नहीं, दूसरी साइड यहाँ पे जो मसल्स हैं, उन मसल्स को ही तो हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल है भाई, समझते हैं। देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखो क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनके बीच में, जैसे ये अपना रिब केज है, ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा भाई, अपना रिब केज का साइज बढ़ जाएगा, अपना रिब केज ऊपर की तरफ एलिवेट कर जाएगा। जब इनमें पहले ऐसे हैं, ये देखो रिब केज अपना ऐसे है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब केज अपना ऐसे हो गया, रिलैक्सेशन हुआ तो रिब केज ऐसे हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब केज ऐसे हो गया, फिर रिलैक्सेशन हुआ तो रिब केज ऐसे हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब केज ऐसे हो गया। जब कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर होगा, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये बाहर वाली जो मसल्स हैं इनके अंदर, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपना स्टर्नम हो गया, बाहर वाली मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अब देखो उंगलियों को मैं ऐसे कर नहीं सकता, ठीक है, इधर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, इधर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, अपना रिब केज जो है फूल जाएगा, ऊपर उठ जाएगा भाई। देखो सांस लेकर के देखो, तो अपना रिब केज ऊपर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, रिब केज ऊपर की तरफ आ रहा है। स्टर्नम मसल्स भी अपनी बाहर की तरफ आ रही है, अपवर्ड और अपवर्ड अपवर्ड आ रही है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, रिब केज अपना ऊपर की तरफ आ रहा है और स्टर्नम अपना डाउनवर्ड जा रहा है। देखो, तो रिब केज तो अंदर की तरफ है,
और ये ऊपर की तरफ आ गई। रिपकेज रिपकेज तो अपना बाहर की तरफ आ गया और स्टर्नम अपना अंदर रह गया। सांस लेकर के देखो, रिपकेज तो बाहर की तरफ आ गया और स्टर्नम वहीं का वहीं रह गया। समझ पा रहे हो मेरी बात? स्टर्नम का मूवमेंट नहीं हो रहा, स्टर्नम वहीं का वहीं है। रिपकेज ऊपर की तरफ आ गया, स्टर्नम वहीं का वहीं है। लगी यार, स्टर्नम वहीं का वहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि रिपकेज एलिवेट हुआ और स्टर्नम नीचे चला गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया। मैं तुमको वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको वो एक्सपायरेशन समझाने लग गया। ठीक है, वापस से समझना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तुमको समझ में आ गई। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मतलब यहाँ बीच में ये जो मसल्स होंगी, इधर जो मसल्स होंगी वो होंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपना रिपकेज कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज स्टर्नम के साथ होगी। स्टर्नम भी अपना बाहर की तरफ आ जाएगा। भाई भाई क्या होगा कि ये मसल्स इसको खींच करके बाहर की तरफ ले आएंगी ना, थोड़ा सा ये भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा स्टर्नम। रिब्स ज्यादा उठेंगी और स्टर्नम थोड़ा सा कम उठेगा। तो जब अपन इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल करते टाइम क्या होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएंगी, स्टर्नम भी ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएगा, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल करके ये बाहर आ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये बाहर आ गया। बाहर आने की वजह से क्या हुआ कि अपने थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरेसिक कैविटी अपनी बड़ी हो गई। थोरेसिक कैविटी क्या हुई, अपनी बड़ी हो गई। भाई बलून ऐसे था, बलून को जब अपने फुलाया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, बलून में स्पेस अंदर ज्यादा क्रिएट हो गया। तो वही चीज इसके साथ हुई कि पहले ये ऐसे था, अब जब अपन इंस्पायर कर रहे हैं तो क्या हुआ कि भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऐसे हो गया, रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई, रिब्स बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ गई, स्टर्नम भी बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ आ गया। उसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? से यस और नो। सारे बच्चे जल्दी बोलो, बात समझ में आई है या नहीं आई है? बताओ जल्दी से, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ। तुम जब तक रिप्लाई नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कंफ्यूजन तो नहीं है? बीच में क्या मैंने तुमको, मेरा क्या इंटरमिक्स कर दिया मैंने, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों मिक्स हो गए थे। अभी जो मैंने तुमको समझाया वो प्योरली इंस्पायरेशन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? 3 बच्चों का रिप्लाई आया केवल, सेजल, अभिषेक और जयेश का। बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? अच्छा, बच्चे ही 8 रह गए, बाकी के लोग क्या कर रहे हो यार? चलो फिर आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं और यहाँ पे चीज लिख देता हूँ कि भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity thoracic cavity का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इट लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स या पल्मोनरी कैविटी। लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, इट लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ लंग्स देन एटमोस्फियर। ये एटीएम का मतलब समझते हो ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, एटमोस्फियर से क्या हुआ, लंग्स का
इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ एयर इन लंग्स। बोलो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, बताओ फटाफट, फिर मैं इसके आगे चलूं। से यस और नो। जलगांव में बारिश हो रही है? बारिश हो रही है तो भाई कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे, कि बारिश का मौसम, ये मौसम ऐसा आ रहा है कि भाई पता नहीं चलता कि इन्फेक्शन किस चीज की वजह से हो सकता है। चलो फिर आगे देखते हैं ना। देखो ये लास्ट डायग्राम से समझ लो। देखो ये क्या है भाई, ये रिप्स साइड से देख रहे हैं अपन, है ना, लंग्स को ऐसे यूं करके यूं, या फिर एक काम करो, अब ये समझो अपन सामने से दे रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो अपन ने जो रिप केज है ना वो काट दिया तो साइड से रिप्स ऐसी दिखेंगी भाई, ऐसे अपन ने रिप्स को काट करके निकाल दिया। एक लंग देख रहे हैं, रिप्स को काट करके अपन ने निकाल दिया, तो पीछे की तरफ तो अपने को ये दिखेगा भाई, पीछे की तरफ तो अपने को क्या दिखेगा भाई, अपनी बैकबोन दिखेगी भाई। आगे की तरफ ये क्या दिख रही है अपने को, ये क्या चीजें, ये सारी ये अपनी रिप्स हैं, कटी हुई रिप्स हैं, ठीक है ना। अब देखो जो कि स्टर्नम से जुड़ी हुई है, देखो रिप्स जो है किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है। अपन ने काटी तो आगे इधर अपनी रिप्स किससे जुड़ी हुई दिख रही है अपने को, स्टर्नम से जुड़ी हुई दिख रही है, ठीक है। और पीछे की तरफ क्या है, ये बैकबोन है। समझ में आया? एक काम करो, ऐसे समझो, ऐसे मैं यूं बैठा हुआ, ठीक है, यूं बैठा हुआ और मैंने रिप्स काट दी, तो यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, मेरी रिप्स स्टर्नम से जुड़ी हुई दिखेंगी, पीछे मेरी बैकबोन दिखेगी, और लंग्स जो है तुमको साइड से दिखेंगे। समझ में आया? लंग्स जो है तुमको साइड से दिखेंगे। अब देखो क्या हो रहा है कि एयर एंटर कर रही है इसमें, एयर जब एंटर कर रही है तो क्या हो रहा है कि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे जा रहा है। पहले डोम शेप था, ऐसे डोम शेप है, और डायफ्राम फैल करके ऐसे होता जा रहा है, धीरे धीरे फैलता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है। तो एयर एंटर हुई, डायफ्राम गया नीचे, डायफ्राम नीचे गया, और रिप्स और स्टर्नम क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गए। देखो ये एरो दिखा रहे हैं, रिप्स और स्टर्नम क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गए। डायफ्राम कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला गया, और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया, और एयर जो है एंटर कर गई उसके अंदर, ठीक है, एयर एंटर कर गई, मतलब प्रेशर इधर हाई है, प्रेशर हाई इधर है, और इधर प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। क्या हुआ कि जब अपनी थोरेक्सिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इसका तो प्रेशर लो हो गया भाई, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पर लो हो गया, और बाहर प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज हुआ नहीं है, वहां तो जितना था उतना हो गया, लेकिन इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो उसकी वजह से एयर कहाँ आ गई, अंदर आ गई। समझ में आया? एयर कहाँ आ गई, अंदर आ गई। बातचीत समझ में आई भाई? इस डायग्राम से कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके 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 ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो द एक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी में लंग्स पड़े होते हैं अपने, अपने जो लंग्स होते हैं वो इनर थोरेसिक वॉल के अगेंस्ट ही पड़े रहते हैं, अंदर जो थोरेसिक वॉल है उसके आसपास ही अपने लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो तुम्हें तो सिर्फ इतना याद रखना कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, भाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया,
बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एयर अंदर जाएगी और लंग्स के अंदर चली जाएगी, अंदर जाएगी और लंग्स के अंदर भी चली जाएगी। क्यों? वहां पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का फ्लो होगा, अंदर की तरफ एयर चली जाएगी। ठीक है, ये चीज इसमें बताई गई है। क्लियर है यहां तक? आगे देखो फिर, प्रोसेस ऑफ पैसिव एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट है पैसिव एक्सपिरेशन, एकदम जस्ट उसका अपोजिट। पैसिव एक्सपिरेशन में क्या होगा? जस्ट उल्टी चीजें होंगी। क्या होंगी? पहले तो पैसिव रेस्पिरेशन है क्या, ये देख लें। पैसिव एक्सपिरेशन है क्या, ये चीज देख लें। ये वेंटिलेशन का वो फेज है जब हम एयर एक्सपेल करते हैं, लंग से एयर जो है एक्सपेल होती है। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगी भाई? रेस्पिरेटरी मसल्स के रिलैक्सेशन से, सॉरी इंस्पिरेटरी मसल्स के रिलैक्सेशन से। इंस्पिरेटरी मसल्स, जो भी इंस्पिरेटरी मसल्स थी, कौन कौन सी थी भाई? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ये इंस्पिरेटरी मसल्स थी। से यस और नो? इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी थी? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यही दो मसल पढ़ी है हमने इंस्पिरेशन के दौरान। जल्दी हाँ ना करो, है ना? तो हाँ, तो भाई इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इंस्पिरेशन हो रहा था, अब इन मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो भाई एक्सपिरेशन होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, कहां गया? ये जो डायफ्राम है, हाँ ये जो डायफ्राम है, अभी वो ऐसा फ्लैट है, वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा और ऊपर की तरफ चढ़ेगा, है ना? पहले नीचे की तरफ आया था फ्लैट होकर के, अब वापस ये डोम शेप्ड होगा और ऊपर की तरफ चढ़ेगा। मतलब इस मसल्स में क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन हो रहा है, डायफ्राम वाले मसल में रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है, जो अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी, ये वाली, तो पहले इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मतलब अगर ये सपोज इनको अपन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स माने, तो पहले इनमें कॉन्ट्रैक्शन होकर के ये ऐसी हो गई, अब ये वापस से रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, इनमें वापस से रिलैक्सेशन होगा। तो जब दोनों में वापस से रिलैक्सेशन होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ बढ़ेगा, डायफ्राम भाई रिलैक्स होकर के, रिलैक्स डॉम शेप में आकर के ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो भाई थोरेसिक ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो क्या थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी में एयर के लिए स्पेस कम हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। होएगा या नहीं होगा बोलो भाई? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और भाई रिलैक्स होंगी, रिलैक्स होकर के, जैसे ये अभी ये कॉन्ट्रैक्ट थी, अब ये रिलैक्स होकर के वापस अपनी पोजीशन में आएंगी, तो क्या होगा? स्टर्नम और अपना रिब केज वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड जाएगा भाई। स्टर्नम और रिब केज क्या होगा? डाउनवर्ड और इनवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे और इनवर्ड जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। पहले ऐसे थे, अब डाउनवर्ड गए और इनवर्ड गए, ऐसे करके अंदर चले गए, तो उसकी वजह से अपना क्या होगा? ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में कमी आने की वजह से क्या होगा भाई? क्या होगा? अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अंदर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि अंदर जो भी एयर है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी भाई। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? सारी की सारी एयर बाहर आ गई। इस तरीके से अपने अंदर एक्सपिरेशन होगा। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पर अपनी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद अपना फोर्सफुल एक्सपिरेशन बचा है, वो अपन अगले लेक्चर में समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, इसके बाद मैं तुमको टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट कराऊंगा। जल्दी बोलो, यहाँ तक समझ में आया है क्या? किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछो, नोट्स में तुमको भेज दूंगा। नोट्स में तुम लोगों को भेज दूंगा। क्लियर है? किसी की कोई क्वेरी? यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी?
ओके, चलो तो फिर अपन पेपर स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार देखो भाई, इस चीज को देखो, एक बार इस चीज को देखो तुम लोग। मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट के लिए, इस चीज को देखो तुम लोग। ओके, आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। यार देखो, जब शुरुआत की थी तब 12 बच्चे थे, अब केवल 7 बच्चे रह गए, 5 बच्चे गायब हो गए, पता नहीं क्यों। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं, जो है वेबसाइट खोल लेता हूँ वही अपनी बंसल की, वो टेस्ट वाली। अच्छा, कितने मार्क्स आए, हाईएस्ट कितने गए हैं वही टेस्ट में? मैंने चेक नहीं किया अभी तक। बड़ा टाइम लग रहा है यार। हाईएस्ट मार्क्स पता है किसी को कितने गए हैं? आउट ऑफ 200 188। पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था? इजी था। इट इज टेकिंग टू मच टाइम यार। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, खुल नहीं रहा। दोबारा ट्राई करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जल्दी बोलो यस और नो। ओके, चलो टेस्ट खुल गया, अपन टेस्ट देख लेते हैं। मैं तुम्हारा टेस्ट निकाल देता हूँ। ओके, अभिषेक के हाईएस्ट स्कोर था, अभिषेक चौधरी का 188 मार्क्स थे। फिर रजत के 184, तन्मय, आस्था के मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं भाई। आस्था यहाँ है भी नहीं। आदिति तेरे मार्क्स भी थोड़े से कम हैं भाई। ये टेस्ट ऐसा था कि भाई इसमें तुम लोगों के मार्क्स 160 प्लस ही आने चाहिए थे। ठीक है, 160 के आसपास तुम्हारे सबके मार्क्स होने चाहिए थे। 150 अब तो होने ही होने चाहिए थे। 150 अब होने चाहिए थे। और बाकी ये जो लोग हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कि कम है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा लेवल थोड़ा सा मुझे ठीक लगा था। ठीक है, ऐसा लगा था कि भाई तुम्हें थोड़ा सा आता है। चलो, ज्यादा नहीं था। तो एक काम करते हैं, दीपाली या सेजल में से किसी की आंसर चेक करते हैं। दीपाली की करते हैं, सेजल की करते हैं, चलो। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत स्लो चल रहा है यार नेटवर्क। टाइम खराब हो रहा है अननेसेसरी। ठीक है, पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था।
टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट, इजी क्वेश्चन ज्यादा थे। सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस कंट्रोल बाई, मैंने हार्मोन बताए थे भाई, पेट गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो मतलब जो गैस्ट्रिक पे कौन कौन से कहाँ से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एक डायग्राम दिया था याद है। वो चीज तुमको याद करनी थी, मैंने तुमको बोला भी था कि भाई वो याद कर लेना। ये बिल्कुल सही है का गैस्ट्रिन हार्मोन किया इसने, बिल्कुल सही किया है। अगला क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज इन मैमल इज स्टिमुलेटेड, ये सीक्रेट, इसका आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन। सीक्रेटिन क्या करता है भाई, बताओ फटाफट से। फंक्शन ऑफ सॉरी, इसका आंसर है सीक्रेटिन और इसने आंसर किया कोलिसिस्टोकाइनिन। मुझे ये बताओ कोलिसिस्टोकाइनिन का फंक्शन बताओ जल्दी से फटाफट से। इसमें इसमें पूछा हुआ है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन मैमल। बोलो जल्दी से, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है। देखो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये आ गया, ये मैं डालना नहीं चाहता लेकिन मैंने जानबूझ के डाला है। देखो इसका जो इसमें क्या होता है कि भाई पैनक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन है, पैनक्रियाटिक जूस का पार्शियल सीक्रेशन कंट्रोल करता है कोलिसिस्टोकाइनिन और पार्शियल करता है सीक्रेटिन। लेकिन सीक्रेटिन क्या है भाई, सीक्रेटिन केवल और केवल पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है गॉल ब्लैडर के जूस को, गॉल ब्लैडर से जो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसमें आंसर क्या जाएगा, सीक्रेटिन जाएगा इसमें आंसर। समझ में आया। अगर इसमें बोथ होता, बोथ ए एंड डी होता तो अपन बोथ एंड डी करते, बीच में क्या करना होगा, सीक्रेट डी करना होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं। अच्छा, द हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन, द हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम स्टिमुलेट्स। अब देखो यहाँ पे देखो, सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस क्यों गलत हुआ है यहाँ पे, उसका रीजन यही है। देखो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन का मेन फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में इसको कॉन्ट्रैक्ट करके वहां से बाइल जूस को रिलीज करवाना। देखो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को भी प्रमोट कर रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, पैनक्रियास के कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रमोट कर रहा है और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रमोट कर रहा है। लेकिन सीक्रेटिन जो है वो केवल और केवल पैनक्रियाटिक जूस ही रिलीज करवाता है, पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन और उसकी रिलीजिंग करवाता है। गॉल ब्लैडर, अब जो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन है वो केवल कोलिसिस्टोकाइनिन करवाएगा, दूसरा कोई हार्मोन नहीं करवा सकता। तो इसलिए गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को, बाइल जूस के सीक्रेशन को और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। समझ में आया, से यस और नो। सेजल बात समझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन आर स्टिमुलेटेड बाय, पैनक्रियास का सीक्रेशन और गॉल ब्लैडर का सीक्रेशन किससे स्टिमुलेट होता है। अब देखो कोलिसिस्टोकाइनिन, जो मैं तुमको पहले बोल रहा था वो चीज समझ में आई या नहीं आई, बोलो। अब यहाँ पे सीक्रेटिन दिया होता ना ऑप्शन में, तो सीक्रेटिन गलत था। पैनक्रियास के सीक्रेशन और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन दोनों की बात चल रही है, तो कौन सा हार्मोन आएगा भाई, कोलिसिस्टोकाइनिन। समझ गए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के डाले थे। अगला देखो, फंक्शन ऑफ एंटीरोगेस्ट्रोन। एंटीरोगेस्ट्रोन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है कि भाई ये जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन होता है ना उसको बंद कराता है, गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को भी बंद कराता है और गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बंद करा देता है। डाइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसने किया, ईमान से बताना। की आंसर तो मुझे दिख रही है, बाकी किस किसने इसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किया है ना,
बताओ जल्दी से, ईमानदारी से बताओ। और अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड अगर किसी ने दिया है तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस क्या है? और ऑक्सीडेशन के साथ तो बर्निंग ऑफ फूड भी दिया था, ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी दिया था। सेजल तूने बाकी के 3 ऑप्शन छोड़ करके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ही क्यों चुना? अच्छा, जयेश ने ब्रेक डाउन ऑफ फूड किया है भाई। बताओ आंसर दो। अच्छा जयेश एक बात बता, तूने ब्रेक डाउन मतलब बाकी के 3 ऑप्शन छोड़ करके केवल ब्रेक डाउन क्यों किया? ऑक्सीडेशन या बर्निंग ऑफ फूड क्यों नहीं किया तूने? सेजल तू भी मेरे को आंसर दे कि ऐसा क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? चलो तुम लोग जाने कब आंसर दोगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ। देखो, बर्निंग ऑफ फूड का मतलब भाई, बर्निंग का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वो हमारी बॉडी के अंदर बर्निंग तो चलती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन चलता है, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, डाइजेशन नहीं बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है भाई? देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है भाई? फूड अपना मेन फूड कंटेंट क्या होता है भाई? C6H12O6 यही होता है। इसके साथ 6O2 जब आकर के जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है भाई? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, यही होता है भाई। ये तो हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भाई डाइजेशन में ये चीज थोड़ी होती है भाई, ये तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन तो गलत हो गया। समझ में आया भाई ऑक्सीडेशन क्यों गलत हो गया? क्या ये चीज समझ में आई कि भाई ऑक्सीडेशन क्यों गलत हो गया? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ गलत हो गया। बर्निंग मैंने तुमको बता दिया होगा नहीं। अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो सकता है। अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड जयेश ने किया है, हो भी सकता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ फूड आंसर भी क्यों गलत हुआ? हम खाने को चबा रहे हैं ना, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो वो फिजिकल ब्रेक डाउन हो गया। फिजिकल ब्रेक डाउन भी तो ब्रेक डाउन ही है भाई, केमिकल ब्रेक डाउन की तो बात की नहीं है यहाँ पे। फिजिकल ब्रेक डाउन हो गया ना भाई, तुमने अखरोट लिया, दांतों से चबा चबा करके खा लिया, वो ब्रेक डाउन हो गया फूड का। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब है फूड को तुमने एंजाइम के साथ, एंजाइम एंजाइम की एक्शन से केमिकली उस फूड को तुमने तोड़ दिया, उसके एलिमेंट्री पार्ट्स में तुमने तोड़ दिया। जैसे स्टार्च को तुमने ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटीन्स को तुमने अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर दिया, इस चीज को अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया? समझ में आया? तो डाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? डाइजेशन का अल्टीमेट गोल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड, केवल ब्रेकडाउन नहीं है। डाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड। क्लियर है? आगे देखो, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या आते हैं? ऑक्सीडेज, लाइगेज, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलाइसिस एंड ट्रांसफरेज। पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो तुमको ये भी समझ में आया होगा कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलाइजेज होंगे। ठीक है। ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइजेज। ऐसे एंजाइम जो किसी दो चीजों को ज्वाइन करने का काम करते हैं, मतलब ज्वाइन करना मतलब जो मतलब ऐसे एंजाइम जो तोड़ते हैं उनको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो भाई डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे क्या है भाई? हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया? तो चलो अच्छा, डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है? इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी जानबूझ के डाला था और मुझे पता था मैक्सिमम लोग आंसर इसका गलत करेंगे, और बोथ ऑफ दीज लोगों ने किया भी है। ठीक है। इसका आंसर आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर आंसर। क्यों आएगा भाई? सेल के अंदर, कभी सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन तो नहीं होता। मैंने कब बताया तुमको सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है? से यस और नो? मैंने कहीं पे बताया तुमको सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है? सेल के अंदर एसिमुलेशन हो रहा है फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एसिमुलेशन हो रहा है। बोलो जल्दी से, हाँ ना मैं आंसर दूं मुझे फटाफट से, अपने पास टाइम कम है। से यस और नो? ठीक है।
ओके, आगे देखो, इन मैमल्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने तुमको बोला अब तक जो भी क्वेश्चन तुमको दिए मैंने, जैसे अभी अपन ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 8 में से 5 क्वेश्चन कैसे हैं भाई, मॉडरेट लेवल के हैं, टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं, इजी भी नहीं है वो। आगे देखो, द डेलिशियस फूड जनरली मेक्स माउथ वाटरी, दिस इज ड्यू टू, ये भाई हार्मोनल रेस्पॉन्स होता है, ऑल फैक्ट्री रेस्पॉन्स नहीं होता। देखो ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या था, ऑल फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, ये मैं आगे भी बताऊंगा तुमको, जब अपन हार्मोन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ऑल फैक्शन का मतलब होता है सूंघना। तो एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे फेवरेट फूड की खुशबू आएगी, ऑल फैक्शन होगा तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन सपोज जैसे तुम लोगों के मुंह में मैं अभी पानी दिलवा दूं, स्पेशली लड़कियों के मुंह में, लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, एक बार मुबासरा बोली भी थी, गोलगप्पे होते हैं पसंद, सोचो जरा गोलगप्पे के बारे में, अब बताओ किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। अपनी फेवरेट मिठाई के बारे में सोचो, जैसे मेरी फेवरेट मिठाई है रसमलाई, है ना, या फिर स्पंज वाला रसगुल्ला, ये 2 मिठाइयाँ खाता हूँ, इसके अलावा तीसरी मिठाई नहीं खाता। ठीक है, मैं ये सोचता हूँ तो मेरा मुंह पूरा का पूरा सलाइवा से भर जाता है, पूरा वाटरी हो जाता है। अब ना तो उसकी खुशबू आ रही है मुझे, ना मैंने उसको देख रहा हूँ, अभी मेरे सामने तो है नहीं, केवल सोच ही तो रहा हूँ, सोचने से भी भाई मेरे मुंह में पानी आया कि नहीं आया। तो वो क्यों आया भाई, मैंने सोचा तो मेरे मुंह में मतलब उन हार्मोन ने मेरे मुंह को वाटरी कर दिया, मैंने जब सोचा तो हार्मोन्स ने मेरे मुंह को वाटरी कर दिया। समझ में आया? तो ये कैसा रेस्पॉन्स होगा भाई, हार्मोनल रेस्पॉन्स होगा। क्लियर है? बोलो जल्दी से यार, बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं एक एक करके, 5 बच्चे रह गए हैं केवल। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखो। अच्छा, लुब्रिकेंट, एक लुब्रिकेंट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूसिन, सलाइवा के अंदर, वो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ये क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, भूल गए ना, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, अमाइलेज क्या करेगा, ये क्वेश्चन भी जानबूझ के दिया हुआ था, मुझे लगा था कि गलत करोगे और गलत कर दिया। सैलिवरी अमाइलेज या पेनक्रेटिक अमाइलेज क्या करता है, अपना जो ग्लूकोज अपने मुंह में जो स्टार्च है, उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Which of the following enzyme carries out the initial step in the digestion of milk of human में मिल्क का डाइजेशन कौन करता है, रेनिन बताया था भाई, रेनिन बताया था भाई, जो कैसीन प्रोटीन होती है मिल्क में उसको पैरा कैसीन में चेंज कर देता है, फिर कैल्शियम की हेल्प से वो पैरा कैसीनेट डाइजेस्ट हो जाता है, याद है? चलो आगे देखते हैं। कैल्शियम पैरा कैसीनेट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज हो जाता है। जयेश को याद है, बहुत बढ़िया जयेश, बहुत बढ़िया। आगे देखो, द म्यूकोसल लेयर इन द स्टमक फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स नोन एज रगी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, रगी बनाते मैंने बताया था तुमको। आगे देखो, द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई सेजल। अगर तू मेरे सामने होती तो मैं तेरा गला दबा देता, सच बता रहा हूँ, ये तो तूने पिटने वाले काम किए हैं भाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करता है, बताओ जल्दी से फटाफट से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या करता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना। बिल्कुल, हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग को गार्ड करता है। सेजल तूने ये क्यों दिया भाई, इलियोसिकल वॉल्व आएगा भाई वहां पर, ये चीजें पढ़ाने की नहीं होती, ये चीज दिमाग लगाने की होती है कि वहां पे क्या आना चाहिए, इलियोसिकल वॉल्व आना चाहिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट को ज्वाइन करता है, तो वहां पर बैक फ्लो ऑफ फूड है वो कहाँ कैसे प्रिवेंट होगा, कि उस ज्वाइनिंग पे है, वो जो ज्वाइनिंग होती है, वो जो संधि हो रही है वहां पे, उस पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, क्योंकि इलियम और सीकम दोनों के बीच में प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन, विटामिन नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिवर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंटिंग ऑफ हीमोरेग। हीमोरेग का मतलब होता है कि ब्लड ब्लड को निकलना, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको हीमोरेग हीमोरेग बोलते हैं।
ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, फिल्लोक्विनाइन, फाइलोक्विनाइन कर रहा है। फाइलोक्विनाइन होता है विटामिन B3। ठीक है, याद करने वाली चीज है ये तो। फाइलोक्विनाइन क्या है भाई, विटामिन B3। ठीक है, अच्छा, करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लिवर सेल में, मैमेलियन लिवर सेल की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनके ऊपर ग्लिसन कैप्सूल होता है और फेगोसाइटिक सेल्स होती है, कुफ्फर सेल्स। ये बताया था मैंने, याद है भाई कुफ्फर सेल्स के बारे में, फेगोसाइटिक सेल्स होती है कुफ्फर सेल्स, याद है या नहीं है? आगे चलो। अच्छा, वो बढ़ता बढ़ता रहता है, उसकी जान बढ़ने की वजह से उसके से भी उसका टीम हो जाता है और उसका मुंह नहीं खुल पाता और वो फीड नहीं कर पाता, तो वो भूख से मर जाता है। तो आगे वाला ये टूट जाता है, बीच में से अगर टूट गया तो वो बढ़ता रहेगा। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं भाई, A, D, E, K। तो इनमें से तो के दिया हुआ है। बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या होता है भाई, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, लैक्टिएज हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज इनटू, भाई लैक्टिएज एक एंजाइम है, लैक्टेज सॉरी लैक्टेज एक एंजाइम है, वो लैक्टोज को किसमें हाइड्रोलाइज करता है, ये भी मैंने बताया था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टेज माल्टोज को किसमें हाइड्रोलाइज कर रहा है भाई, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। और लैक्टेज लैक्टेज लैक्टोज को किसमें हाइड्रोलाइज कर रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में और एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल में। ठीक है, मतलब लैक्टोज क्या है भाई, डाइसैकेराइड है, माल्टोज क्या है भाई, डाइसैकेराइड है। माल्टोज से क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और लैक्टोज से क्या बन रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही क्या हुए भाई, मोनोसैकेराइड। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कुफर सेल्स पूछ भी लिया, देखो यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं लिवर के अंदर। और आगे देखें भाई, एग्रीगेट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज, देखो ये मैंने तुमको बताया नहीं था, एक्चुअली जो लैक्टियल्स होती है ना अपनी, लैक्टियल्स, लैक्टियल्स के पीछे एक लिम्फोइड टिश्यू होता है। लिम्फोइड मतलब जो लैक्टियल्स होती हैं अपनी, लैक्टियल्स क्या होती हैं भाई, लैक्टियल्स बताना भाई क्या होती हैं। लैक्टियल्स लिम्फोइड टिश्यू है, इनका दूसरा नाम क्या होता है भाई, लिम्फ वेसल्स भी होती है ना। तो ये सारी एग्रीगेट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पोर्शन पे एक टिश्यू बना लेती है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं लिम्फोइड टिश्यू। इस लिम्फोइड टिश्यू का एक स्पेशल नाम है पेयर्स पेचिस। तो ये याद करने वाली बात है। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्स पेचिस। बहुत बढ़िया जयेश ने कहा, मैं एनसीईआरटी में पढ़ा था तो बहुत अच्छा। आगे देखो, ये शायद इसने छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन इसने किया नहीं है। आगे देखो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, कोई दुराया है इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें? आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स, हिपैटो पैनक्रेटिक गार्ड डक्ट, सेजल लड़की, इसलिए मैं बोल रहा था तूने मार खाने के काम किया, यहाँ पे तूने ये क्वेश्चन सही किया और वहां पे वो क्वेश्चन तूने गलत कर दिया। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन नियासिन। नियासिन एक विटामिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा एक डिसीज होती है, कौन सी डिसीज होती है, मैंने पढ़ाया था भाई, बताओ फटाफट से पेलेग्रा के बारे में, जल्दी बोलो, अपने पास टाइम कम बचा है अब। पेलेग्रा के बारे में बोलो जल्दी से। बताओ फटाफट भाई। पेलेग्रा में क्या होता है, जल्दी बोलो यार, ऐसे मत करो। सिम्टम्स क्या होते हैं पेलेग्रा के?
पेन होना, एब्डोमेन में पेन होना, कंफ्यूजन वाली रहना। हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। देखो नेगेटिव मार्किंग का को अवॉइड करने का एक सीधा सा फंडा मैं बताता हूँ तुमको कि भाई जिस आंसर के लिए तुम श्योर हो उसी आंसर पे टिक करो, जिसके लिए श्योर नहीं हो उसको टिक मत करो पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो भाई पहले अटेम्प्ट में क्या करो कि जिस आंसर के लिए तुम 101% श्योर हो उसी आंसर को तुम टिक करो, है ना, बाकी के क्वेश्चन छोड़ दो। उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट करो पेपर, दोबारा से पढ़ो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को उठाओ जिन क्वेश्चन में तुम्हें 50-50% लगता है कि भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है, सारे ऑप्शंस नहीं। जिन क्वेश्चन में तुमको लग रहा है कि 3% करेक्ट है उसको तो टोटली छोड़ दो। जिन क्वेश्चन में तुमको ये लग रहा है 50% लग रहे हैं कि भाई या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में कोई एक हो सकता है कि भाई दो में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, दो मैंने पढ़े हुए हैं, उसमें तुम केवल तुक्के मार सकते हो, उसके अलावा किसी में तुक्के मत मारो, बाकी सारे छोड़ दो, ठीक है, उससे तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग बच जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते, जैसे कि मैंने अभी तुमको एक क्वेश्चन बताया था ये वाला पेयर स्पेचेस वाला। पेयर स्पेचेस वाला तुमने पढ़ा नहीं तो उसमें तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं, अगर पढ़ा है तो तुम कर दोगे, अदरवाइज में तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, तुक्का नहीं मारोगे तो अपने आप नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। ठीक है, इस लड़की ने नियासिन नहीं किया, इसको नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया था। ठीक है, नियासिन जो होता है उसकी वजह से लेग्रा कॉज होता है। चलो क्लियर है भाई। अच्छा, अब अपने पास 2 मिनट बचे हुए हैं। आज के ओवरऑल लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट कुछ हो तो बोलो, अदरवाइज मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। से डाउट है किसी को? भाई यहाँ पे मेरे साथ 5 बच्चे जुड़े हुए हैं केवल, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो फिर मैं खत्म करूँ लेक्चर। चलो फिर, हैव अ नाइस डे, बाय। नोट्स वगैरह तुमको मिल जाएंगे, लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और थे, लेट मी सी, 25 ही तो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और कौन से? गॉबलेट सेल का एक क्वेश्चन है, ओके। तो गॉबलेट सेल से क्या सीक्रेट होता है भाई? म्यूसिन, सॉरी, गॉबलेट सेल से क्या सीक्रेट होता है भाई? म्यूकस सीक्रेट होता है भाई, और म्यूकस का फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन का काम करता है ये। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम। ये तो मैम पढ़ा रही होंगी, सेल वगैरह का काम, मैम के क्वेश्चन आ गए हैं तो। ठीक है, चलो खत्म करते हैं ना, टाइम भी हो गया। हैव अ नाइस डे।